जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज से हम सीरीज शुरू कर रहे हैं जो एक्ट्स हैं, जिसमें ज़्यादातर जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो घबरा रहे हैं कि ये एक्ट्स कैसे होंगे। राइट, देखिए बहुत आसान होते हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे, बस आपने इनको रोज रिवाइज करना है जो भी मैं आपको डेटा दूंगा। राइट, तो ये इसको समझने से पहले, ये जो वाटर एक्ट 1974 इसको समझने से पहले हमें कुछ बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। राइट, तो बैकग्राउंड को समझते हैं। मैं आ रहा हूं आपके द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब मैं स्केड्यूल 7 को पढ़ता हूं, ठीक है, स्केड्यूल 7 यानी कि जब हमारा संविधान बना था और जब वो इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय उसके 8 स्केड्यूल्स थे। कितने स्केड्यूल्स थे? 8 अनुसूचियां थी उसमें। राइट, जो वर्तमान में 12 हो चुकी हैं। तो हमें अभी जो मतलब है वो है स्केड्यूल 7 से। स्केड्यूल 7 में हमें क्या दिखता है? देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि हमें क्या दिखता है? एक सेंट्रल लिस्ट दिखती है, सेंटर लिस्ट, और एक स्टेट लिस्ट दिखती है, और एक हमें कॉन्करेंट लिस्ट दिखती है। राइट, स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बना सकता है, यानी कि जो राज्य होते हैं जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये जितने भी हमारे अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं वो अपना इसमें कानून बनाते हैं। और सेंट्रल लिस्ट में केवल सेंटर कानून बना सकता है, और कॉन्करेंट में सेंटर और स्टेट मिलके कानून बनाता है। राइट, तो जैसे कि स्टेट में मैं बात करूं, अगर मैं एंट्री नंबर 17 देखूं, एंट्री 17, तो एंट्री 17 बात करती है वाटर की। तो वाटर यानी कि पानी से संबंधित अगर कोई कानून बना सकता है तो वो राज्य बना सकता है। राइट, यानी कि वहां पर सेंटर नहीं बना सकता, क्योंकि हमें ये समझ में आ रहा है देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, तो यहां से हम क्या सीखे हैं? हम सीखे हैं कि एंट्री नंबर 17 जो कि स्टेट लिस्ट में है, उसमें कानून कौन बनाता है? स्टेट। और जो वाटर है, वाटर कहां आता है? एंट्री नंबर 17। या हम ये भी कह सकते हैं जो वाटर है, जो पानी है, जो पानी मुद्दा है, ये कहां पर आता है? राज्य सूची में। तो यहां पर कानून कौन बनाएगा? राज्य। परंतु हमें क्या दिख रहा है कि ये जो एक्ट है, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1974, ये बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, यानी कि संसद के द्वारा। और संसद किसको रिप्रेजेंट करती है? केंद्र को। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि अभी हम जानते हैं कि जो वाटर है वो तो स्टेट लिस्ट का है, परंतु इसमें सेंटर कैसे कानून बना सकता है? राइट, तो बना सकता है, वो भी अब हमें समझना पड़ेगा। तो इस बात को समझने के लिए हमें 3 आर्टिकल और समझने पड़ेंगे। राइट, तो एक सेकंड, हम देखते हैं वो 3 आर्टिकल कौन कौन से हैं। वो आर्टिकल हैं आपके 249, 250 और 252। राइट, तो आपने बस नोट करते रहना है और चीज़ों को समझना है। ठीक है, मैंने बोला सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 क्या कहता है? एक सेकंड, आर्टिकल 249 में ये बात की गई है कि जो राज्यसभा है, जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी संसद होती है उसमें 2 सदन होते हैं, 2 हाउसेज होते हैं, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। तो जो राज्यसभा है, अगर वो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि 2/3 तो प्रस्तुत होने चाहिए। अगर जितनी भी संख्या है, जैसे कि वर्तमान में 250 संख्या है हमारे राज्यसभा की, 250 है, तो उसके 2/3 तो प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, और फिर जब 2/3 कम से कम प्रेजेंट होंगे, उसमें से भी जब वोटिंग होगी तो कम से कम 2/3 लोगों ने निर्णय लेना है। मतलब 2/3 हाँ कहेंगे तो हाँ होगा, 2/3 ना कहेंगे तो ना होगा। तो इस तरह से एक यहाँ पर एक रेजोल्यूशन लाना पड़ता है। रेजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव। ठीक है, प्रस्ताव लाना पड़ता है। अगर वो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास हो जाता है राज्यसभा में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्यसभा में, तब जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो स्टेट लिस्ट के किसी भी मुद्दे पे कानून बना सकती है। तो क्या कहा मैंने? यहां पर हम देख रहे हैं कि राज्यसभा के पास एक पावर है कि वो जब 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से एक रेजोल्यूशन पास करा देता है राज्यसभा, तब कहीं ना कहीं जो पूरी पार्लियामेंट है उसको एक शक्ति मिल जाती है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी विषय में कानून बना सकता है। पहला पॉइंट तो ये बात याद रखिएगा। तो 249 आपको समझ में आ गया है। अब वहीं पर मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 250 की। आर्टिकल 250 का है कि अगर किसी तरह से इमरजेंसी को प्रोक्लेमेशन कर दिया जाए, यानी कि आपातकाल घोषित कर दिया गया है, इमरजेंसी। ठीक है, तो इमरजेंसी घोषित की गई है। इमरजेंसी में आपको पता ही है, हम एक नेशनल इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी कहाँ है? आर्टिकल 352 में। फिर एक प्रेसिडेंट रूल होता है, वो कहाँ है? आर्टिकल 356 में। फिर एक हमारा फिनेंस इमरजेंसी होता है जो है आर्टिकल 360 में। तो इसके द्वारा अगर कोई भी इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई है पूरे देश में या देश के किसी एक पर्टिकुलर
स्टेट में या स्टेट के भी किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो वहां पर अगर किसी भी तरह की इमरजेंसी घोषित की गई है तो उस स्टेट का जो स्टेट लिस्ट होती है वहां पर कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी भी स्टेट लिस्ट में जो हमारी पार्लियामेंट है वो कानून बना सकती है। तो 249 और 250 आपको समझ में आ गया है, राइट। अब यहां पर 249 और 250 में एक सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी है कि ये स्टेट लिस्ट में घुस रहे हैं, मतलब सेंटर क्या कर रही है? स्टेट लिस्ट में अपने हिसाब से एंट्री कर रही है। यहां पर स्टेट इनको परमिशन नहीं दे रहा है और सेंटर को स्टेट की परमिशन भी नहीं चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्या है? चाहे वो आर्टिकल 249 है चाहे आर्टिकल 250 है, उन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि सेंटर स्टेट लिस्ट में घुस रहा है, राइट। अब मैं आपको आर्टिकल 252 बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल 252 में क्या है? यहां पर हमें यह दिखेगा कि स्टेट एक रिक्वेस्ट करेगा पार्लियामेंट से कि आप हमारे स्टेट लिस्ट में कानून बनाइए। तो इसमें क्या होता है? 2 और मोर स्टेट, कम से कम 2 या उससे ज्यादा, जब स्टेट क्या करते हैं, अपने अपने जो उनकी विधानसभा होती है, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं, वहां पर वो रेजोल्यूशन पास करते हैं। अगर वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो वो पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारे स्टेट लिस्ट में कानून बनाइए। ये बात आपने याद रखनी है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? 2 और मोर, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है? तब भी जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट में कानून बनाएगी। अब देखिए फर्क क्या है आर्टिकल 249 और आर्टिकल 250 में। हम देख रहे हैं शुरुआत कहां से हो रही है? केंद्र से, पार्लियामेंट से शुरुआत हो रही है। और 252 में हम देख रहे हैं ये जो शुरुआत हो रही है ये हो रही है राज्य से। अब चाहे आर्टिकल 249 बोलूं या आर्टिकल 250 बोलूं या आर्टिकल 252 बोलूं, इसमें हमें क्या मिल रहा है? इसमें हमें ये मिल रहा है कि जो सेंटर है वो स्टेट लिस्ट में भी कानून बना सकता है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। कोई आपसे पूछेगा क्या कोई सेंटर यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या वो स्टेट लिस्ट में कानून बना सकती है? आप बोलोगे वैसे तो नहीं बना सकती है, परंतु कुछ कंडीशंस हैं जिसमें जो सेंट्रल लिस्ट है वो स्टेट लिस्ट में कानून बना सकती है। और वो कंडीशन क्या है? आर्टिकल 249, आर्टिकल 250 और आर्टिकल 252। मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए आपको दिखता है ये जो वाटर एक्ट बनाया गया है ये बनाया गया है सेंटर के द्वारा। हालांकि ये आइटम नंबर 17 है, आइटम नंबर 17 है जो कि एक स्टेट लिस्ट में है, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे, राइट। अब इसके इंट्रोडक्शन में हम एक बात और देखेंगे इस एक्ट के, वो है कि जब ये एक्ट बनाया गया तो उस समय हेड ऑफ द स्टेट कौन था और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन था, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, ध्यान से देखेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं, एक सेकेंड, मैं आपसे कह रहा हूं कि हेड ऑफ द स्टेट कौन था और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन था जब ये वाटर एक्ट 1974 पास किया गया, राइट। तो आइए देख लेते हैं। जो हेड ऑफ द स्टेट 1974 में जो हेड ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य का मुखिया कौन होता है? वो होता है प्रेसिडेंट। तो इस समय प्रेसिडेंट कौन था 1974 में? वो थे वीवी गिरी। बट वीवी गिरी में क्या था कि ये 1969 में रिक्रूट हो गए थे और आपको पता ही होगा कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो 5 सालों के लिए बनते हैं। तो इसीलिए अगस्त के महीने में, अगस्त 1974 में वो रिटायर हो जाते हैं। वीवी गिरी के बाद आते हैं आपके फखरुद्दीन अली अहमद, ये हमारे राष्ट्रपति बनते हैं, मतलब हेड ऑफ द स्टेट। वैसे ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? अगर मैं बात करूं हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट से मेरा मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, पीएम। तो यहां पर है लेट श्रीमती इंदिरा गांधी। देखिए आयोग का कुछ भरोसा नहीं होता, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी मैंने देखे हैं एज पर माई एक्सपीरियंस कि आपसे वो जो एक्ट होता है उसमें डायरेक्ट ये पूछ देते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे या राष्ट्रपति कौन थे। ज्यादातर आपसे प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये बात आपने याद रखनी, ये जो एक्ट है, जो वाटर पॉल्यूशन एक्ट है, ये इंदिरा गांधी सरकार ने इसको पास किया। तो ये बात मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। कुछ इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बताया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्ट है, इस एक्ट में आपको 8 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 8 चैप्टर्स हैं और 64 सेक्शंस हैं।
यानी कि टोटल 64 सेक्शंस है, उनको 8 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है और हमें 64 सेक्शन को पढ़ना पड़ता है। अब क्वेश्चन है क्या सर मुझे सेक्शन वाइज पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन ऐसे पढ़ना पड़ेगा? नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना होता, डोंट वरी, बस आपको ये चीजें समझनी होती है, राइट। तो वो हम समझेंगे बिल्कुल आसान शब्दों में, राइट। आई विल मेक वेरी इजी फॉर यू गाइस, राइट। अब देखिए यहां से हमारा शुरुआत होता है, जैसे कि चैप्टर 1 आपको दिख रहा है। चैप्टर 1 में बात की गई है शॉर्ट टाइटल्स की बात की गई है, एप्लीकेशंस की बात की गई है, कमेंसमेंट की बात की गई है और डेफिनेशन की बात की गई है। फिर वैसे ही चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है। तो हम कोशिश करेंगे कि ग्रेजुअली आपको रोज इसकी क्लासेस लें और 30 मिनट के वीडियो में आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाते रहें और ये डेली मिले, राइट आपको। अब देखिए शुरुआत हम करेंगे आज चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में आप देख रहे होंगे एक शॉर्ट टाइटल की बात की है, एप्लीकेशन की बात की है, कमेंसमेंट की बात की है। मतलब यहाँ पर ये बता रखा है कि किस तरह से इसमें जो टाइटल्स इस्तेमाल करे गए होंगे उसके बारे में बताया गया है। ये कब से कमेंस हुआ है, मतलब कब से शुरू हुआ है, मतलब इसका क्या मतलब होता है, जैसे एक्ट होता है ना, जैसे एक्ट जब पास होता है उसकी डेट अलग होती है, जब वो लागू किया जाता है उसकी डेट अलग होती है। तो इस तरह की बातें इसमें बताई जाएंगी। फिर ऐसे होगा डेफिनेशंस। अभी डेफिनेशन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कानून पढ़ते हैं, जैसे कि आप ये जो पढ़ रहे हैं ये एक कानून है जो आप पढ़ रहे हैं, राइट। तो कानून जब भी हम पढ़ते हैं उसमें कभी भी सिनोनिम्स नहीं होते हैं, यानी कि पर्यायवाची कभी भी नहीं होते हैं। कैसे? एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे जब हम संविधान पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम संविधान पढ़ते हैं तो उसमें आर्टिकल 12 है होता है एक। आर्टिकल 12 में स्टेट को परिभाषित किया गया है। स्टेट को परिभाषित किया गया कि स्टेट क्या होगा। जैसे ये एक पार्लियामेंट होगा, ये एक केंद्र सरकार होगा, ये एक स्टेट गवर्नमेंट होगा, ये एक स्टेट लेजिस्लेचर्स होगा, इस तरह से परिभाषित किया हुआ है, ठीक है, आर्टिकल 12 को, स्टेट को। क्योंकि परिभाषित करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वैसे आप मुख्यतः जैसे जो लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो स्टेट को एक राज्य समझते हैं। राज्य मतलब जो हमारे वर्तमान में 28 राज्य हैं। इसीलिए जब भी कोई एक्ट होता है, जब भी कोई एक्ट बनाया जाता है, उसमें जो भी वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उन शब्दों को परिभाषित कर दिया जाता है कि किसी भी तरह का भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी दुविधा ना हो कि यार इसका इस शब्द का मतलब तो ये भी होता है, इस शब्द का मतलब तो ये भी होता है, राइट। क्योंकि हिंदी जो भाषा है उसमें सिनोनिम्स काफ़ी होते हैं, पर्यायवाची काफ़ी होते हैं, तो इसलिए अलग अलग अर्थ निकल आते हैं। इसलिए जब भी कोई हम एक्ट पढ़ते हैं उसकी शुरुआत आपको ऐसी ही डेफिनेशन के रूप में मिलेगी, जिसमें वो बताते हैं कि अगर हमने कोई शब्द को इस्तेमाल किया है तो असल में उस शब्द का मतलब क्या है, राइट। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसकी जो शुरुआत हम करेंगे वो करेंगे चैप्टर 1 से, और चैप्टर 1 में आपके 2 सेक्शंस है, राइट। चैप्टर 1 में आपके 2 सेक्शंस है और इसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं? 64 सेक्शंस हैं। और कितने चैप्टर हैं टोटल? 8 चैप्टर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, और ये टोटल कितना जाता है? 64 तक, ये आप देख पा रहे होंगे, राइट। और यहाँ पर कुछ एब्रीविएशंस का इस्तेमाल कर रखा है, ठीक है, जैसे INS होगा तो इंसर्टेड होगा उस तरह से। और डोंट वरी, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, राइट। तो आइए शुरुआत हम करेंगे अपने चैप्टर 1 से, राइट। और क्या है ये सारा का सारा हम समझेंगे। तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इन्होंने दे रखा है, ठीक है, कि जो एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी कि जो वाटर पॉल्यूशन, यानी कि जो पानी दूषित होता जा रहा है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाएगा, उसको बचाया जाएगा, इस तरह से ये बताया रखा है। तो वो हमारे उतने एग्जाम वाइज काम का नहीं होता है। अब यहाँ पर जो बता रखा है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, वो हम देखेंगे। यहाँ से देखिए ये वाला, एंड वेयरएस पार्लियामेंट हैज नो पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट। वो मैंने आपको बताया था, जो आर्टिकल माफ कीजिएगा, जो स्केड्यूल हमारा 7 होता है, वहां पर साफ लिखा गया है देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर। जैसे कि एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट में सेंटर कानून नहीं बना सकता, सेंट्रल लिस्ट में स्टेट कानून नहीं बना सकता, और जो कॉन्करेंट लिस्ट होता है उसमें दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। और जो पानी होता है वो आइटम नंबर 17 है, एंट्री नंबर 17 है आपके स्टेट लिस्ट में, यानी कि पानी से संबंधित जो कानून बना सकता है वो केंद्र सरकार बना सकता है, राज्य नहीं बना सकता। ये बात यहाँ पर बता रखी है, पार्लियामेंट हैज नो पावर। अब आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है कि वाटर से रिलेटेड कानून कौन बनाएगा। तो अधिकतर लोग सोचेंगे कि जो वाटर एक्ट है ये तो भारत में, पूरे भारत में लागू होता है, तो पार्लियामेंट ही ऐसा कानून बना सकती है जो पूरे भारत में लागू होता है। इसीलिए ज्यादातर एस्पिरेंट कहाँ टिक करके आ जाएंगे? पार्लियामेंट में। परंतु याद रखना, अगर आपसे प्रश्न आता है कि स्टेट, माफ कीजिएगा, अगर वाटर में कोई कानून बना सकता है तो कौन बना सकता है, तो वहां पर आप कहाँ टिक करके आएंगे? स्टेट। ये बात आपने याद रखनी है। अब जो मैंने ऑलरेडी आपको आर्टिकल 249
आर्टिकल 250, आर्टिकल 249 अगर आपको याद हो, मैंने बताया था यहाँ पर जो राज्यसभा होती है वो अगर 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग जो उसके मेंबर्स है अगर कोई रेजोल्यूशन पास कर देते हैं तो फिर स्टेट लिस्ट जो है वहां पर वो पार्लियामेंट कानून बना सकती है। पहला तो ये होता है। दूसरा होता है 250, यानी कि किसी भी तरह का जो आपातकाल जो है, इमरजेंसी जो है, अगर उसका घोषणा की गई है तो कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट में कानून बना सकती है। और एक आर्टिकल 252 मैंने आपको बताया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि 2 या 2 से ज्यादा राज्य जब खुद अपने स्तर पे जब एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, यानी कि प्रस्ताव पारित करते हैं, तब भी वो संसद से आग्रह करते हैं कि आप हमारे इस विषय में कानून बनाइए, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब एक देखिए यहां से प्रश्न आ सकता है कि सर क्यों कोई स्टेट चाहेगा कि उसका जो डोमेन है, उसका जो एरिया है, वहां पर वो सेंटर को बुलाएगा, यानी कि पार्लियामेंट को बुलाएगा। देखिए ऐसा होता है, ज्यादातर ये जो विवाद होता है ना, पानी को, जो नदियां होती है ना, नदियां आपको पता है, नदी ऐसा थोड़ा है कि नदी ये थोड़ा जानती है कि मैं किस राज्य में बह रही हूँ, वो तो बह रही है। तो कभी कभी देखा जाता है कि एक नदी 2 से 3 राज्यों में बह रही होती है और राज्य उसके आपस में लड़ रहे होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि कोई भी राज्य जो होगा वो तो अपने पक्ष में फैसला सुनाएगा। तो उस समय क्या होता है, दोनों या तीनों राज्य मिलकर, अगर जो नदी जहां से जा रही है, जैसे अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो वहां पर जो कावेरी नदी का विवाद है वो मुख्यतः हमें दिखता है कर्नाटका और तमिलनाडु में। तो कर्नाटका और तमिलनाडु मुख्यतः लड़ते रहते हैं कावेरी नदी के पानी के लिए, ठीक है। तो देखो अब इस केस में क्या होता है, फिर यहाँ पर क्या होता है, कर्नाटका और जो तमिलनाडु है वो दोनों ही अपने स्तर पे एक कानून, मतलब एक प्रस्ताव को पारित करते हैं और जो हमारा केंद्र है, यानी कि जो पार्लियामेंट है, उससे आग्रह करते हैं कि आप इसका निपटारा करिए, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये 252 मिलता है। तो इसमें क्या होता है, फिर जो विवाद है, जो पानी का विवाद है, वहां पर जो केंद्र है वो कर्नाटका और तमिलनाडु के कहने की वजह से इनकी जो राज्य सूची है, इन राज्यों की जो राज्य सूची है, वहां पर कानून बनाती है, ठीक है। अन्य राज्य से मतलब नहीं होता है, ठीक है। यह बात आपने याद रखनी है। अब आगे देखेंगे, यहां पर आप देख रहे होंगे जो क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 252 है, कॉन्स्टिट्यूशन रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय द हाउस, ये मैंने आपको बता दिया है सारा का सारा। आगे देखते हैं अब सीधे, ठीक है। अब आपके आ गया सीधे चैप्टर 1। चैप्टर 1 में 2 सेक्शन है, ये बात आपने याद रखनी है। तो मुझे उम्मीद है अभी तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि जो पार्लियामेंट है, वो किस तरह से स्टेट लिस्ट में कानून बना सकती है। अब सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। क्या कहता है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड दी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, यानी कि आप इस एक्ट का क्या नाम दोगे, वो नाम है इसका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1974। तो ये इसका नाम है, ये नाम है, तो बिल्कुल यही नाम होगा, इसलिए साफ बताया गया है। ये जो अधिनियम है इसको आप किस नाम से बोलोगे, वाटर ब्रैकेट के अंदर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन ब्रैकेट क्लोज एक्ट 1974। अब इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या कर सकता है, आपको ऑप्शन में पूछ देगा ये एक्ट किस नाम से कहलाया गया है, ठीक है। जैसे वाटर एक्ट जो है, जो पास हुआ है, वो उसका नाम क्या है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन वो दे सकता है, और हो सकता है थोड़ी बहुत सब शब्द इधर के उधर कर सकता है। तो आपने ये जो एक्ट है, जो मैंने ब्रैकेट में जोड़ दिया है 1974 नीचे, तो ये एक्ट आपने बाय हार्ट याद करना है इसका नाम, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा है, लीगल लैंग्वेज में देयर आर नो सिनोनिम्स, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहां से आ गया। दूसरा, इट इंप्लाइज इन फर्स्ट इंस्टेंस टू द होल ऑफ द स्टेट। अब देखिए यहां पर आपको दिखेगा कि ये जब एक्ट लागू होगा, जैसे हम जानते हैं कि जब संसद कोई कानून बनाती है, यानी कि पार्लियामेंट कोई एक्ट बनाता है, तो ऑटोमेटिकली वो पूरे भारत में लागू हो जाता है। क्योंकि अब तो अगर मैं बात करूं, जो आर्टिकल 370 था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2019 से ये अब काम नहीं कर रहा है। हालांकि संविधान में अभी भी है ये, परंतु ये काम नहीं कर रहा है, निष्क्रिय है ये, ठीक है, इनएक्टिव है। तो 2019 से पहले अगर कोई संसद कानून बनाती थी तो वो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था, और जो हमारे कुछ ट्राइबल एरियाज हैं जो नॉर्थ ईस्ट के, वहां पर भी वो तभी लागू होता था जब राज्यपाल उसको इजाजत देते थे, मतलब मॉडिफिकेशन के द्वारा। कहने का ये मतलब है मेरा कि अगर संसद कोई कानून बनाती है तो वो पूरे भारत में लागू होता है, कुछ प्रांतों को छोड़कर, ठीक है। परंतु यहां पर आप देखोगे जो आपका वाटर एक्ट है 1974 वाला, उसमें आपको एक अपवाद यानी कि एक एक्सेप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा कि इसमें कहा गया है कि जो एक्ट है, ये जो एक्ट है जब ये लागू होगा, जब इसको पास करेंगे, तो वो पहली बार ये लागू कब हो जाएगा, पहली बार में ही लागू कब हो जाएगा, असम में लागू होगा, बिहार में होगा, गुजरात में होगा, हरियाणा में होगा, हिमाचल प्रदेश में होगा, जम्मू में होगा और कश्मीर में होगा,
और कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर एक ही है ये, कर्नाटका में होगा, केरला में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, राजस्थान में होगा, त्रिपुरा में होगा, वेस्ट बंगाल में होगा, और जितनी भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उसमें होगा। तो जब ये जितने भी राज्य आप देखेंगे, इन राज्यों को जब आप गिनती करेंगे तो आपको दिखेगा ये राज्य तो 12 या 13 ही हैं, राइट। बाकी राज्यों का क्या, अगर वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं, तो उन 28 राज्यों में से अगर 13 ही राज्य ये हैं तो बाकी के जो 15 राज्य हैं उनका क्या, ठीक है। अब इसमें देखिए ध्यान से दिखेगा, ऊपर के राज्यों में तो ये पहली बार में ही लागू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इन राज्यों का नाम, जितना भी आपके सामने राज्य दिख रहे हैं, इनके पास कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी चॉइस नहीं है कि आप ये जो राज्य दिए गए हैं इनके पास कोई विकल्प नहीं है कि ये मना करें जो भी नियम हमें इस एक्ट में दिखेंगे, ठीक है। ये राज्य में अपने आप लागू हो जाएंगे, जितने भी राज्य हमने अभी देखे। और जो बचे कुछ राज्य हैं, जो बचे हुए राज्य हैं, इट शैल अप्लाई टू सच अदर स्टेट्स, जो अन्य राज्य हैं, which adopt this act by resolution passed in that behalf under the clause 1, यानी कि अन्य राज्य पे ये तब लागू होगा जब वो राज्य अनुच्छेद 352 में जो नियम है उसको मानेंगे। 252 यानी कि 252 का नियम मैंने ऑलरेडी बताया है। 252 में क्या होता है कि जो स्टेट्स होते हैं वो अपने स्तर पे, अपने जो उनकी राज्य की विधानसभा होती है वहां पर वो प्रस्ताव को पारित करते हैं। अगर वहां से वो प्रस्ताव पारित हो गया तब जाकर वो क्या कहेंगे केंद्र से कि आपका ये जो कानून है, जो ये वाटर एक्ट 1974 है, वो आप हम पे लगा सकते हैं, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि कुछ राज्यों में तो सीधे ये लागू हो जाएगा और कुछ जो बचे हुए राज्य हैं वो जो अनुच्छेद 252 है 252, यानी कि जो राज्यों को शक्ति देता है कि वो संसद से आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये कानून हमारे ऊपर लागू करिए, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। यहां पर दो ग्रुप बन गए हैं, एक ऐसे स्टेट जहां पर ये लागू होगा और दूसरे स्टेट जब वो चाहेंगे। दूसरा ग्रुप क्या है, ऐसे स्टेट जब वो चाहेंगे तब लागू होगा। ये बात आपने याद रखनी है एग्जाम में, ठीक है। अब एग्जाम में से क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसमें वो कुछ स्टेट के नाम दे सकते हैं आपको, जैसे ऊपर के जो ये स्टेट दिए है ना, आई गेस 13 स्टेट है ये, तो इनमें से किसी का भी नाम दे देंगे और पूछ देंगे कि इनमें से कौन कौन से स्टेट है जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है लागू होने का। तो ऊपर के कोई भी स्टेट जो है 13, उनमें से वो नाम है, मतलब उनके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 252 का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते। बाकी जो स्टेट है वो 252 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने नोट्स कैसे बनाने हैं, जितने राज्य नहीं दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है, जितने राज्य का नाम नहीं आ रहा है उन राज्यों का नाम आपने 252 के अंडर लिख देना है अपने नोट्स में, राइट। जैसे उत्तराखंड का नाम नहीं है तो मैं क्या करूंगा, अपने नोट्स में मैं 252 करूंगा, आगे एक उत्तराखंड लिख दूंगा, राइट। इस तरह से जितने राज्य बचे हुए हैं, जैसे तेलंगाना, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे में नोट्स बना दूंगा तो मुझे याद रहेगा कि जैसे उत्तराखंड चाहेगा तभी ये नियम उत्तराखंड में लागू होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपने देखा, ये हमने पढ़ा, सेक्शन 1 पढ़ लिया हमने, सेक्शन 2 पढ़ लिया है, राइट। आगे देखते रहते हैं। अब जो थर्ड क्लॉज है इसका देखते हैं। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस द स्टेट ऑफ आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये जितने भी हैं आपने, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। तो वही बात है, वही बात उसने उठा रखी है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ये बहुत आसान है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं करना है। यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का नाम दे रखा है तो हिमाचल प्रदेश का नाम है, हरियाणा का नाम है, कश्मीर, कर्नाटका, ठीक है। बाकी के लिए क्या है 252, राइट। इसीलिए इसमें हम कहते हैं 2 सेक्शंस होते हैं, राइट। अब आगे देखते हैं डेफिनेशन। जैसे यहाँ पर हमने क्या है, जो हमारा पार्ट 1 में है उसमें हमने यहाँ पर जो डेफिनेशंस होती हैं वो भी देखनी होती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या, डेफिनेशंस को। अब यहां पर जैसे कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं वो हमें समझनी है। अब बोर्ड का मतलब क्या होता है ये पूछा गया है। बोर्ड का मतलब यहां के केस में क्या है, सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड। अगर यहां जितना भी हम ये एक्ट पढ़ेंगे 1974, उसमें जब भी ये शब्द आएगा बोर्ड, तो उसका मतलब या तो सेंट्रल बोर्ड होगा या उसका मतलब होगा स्टेट बोर्ड। इसके अलावा कोई बोर्ड नहीं होगा। यानी कि आप इसको अपने मन से कुछ भी नहीं अर्थ लगा सकते। ऐसा नहीं कि आपने कहा पंचायती बोर्ड, मतलब ही नहीं होता, ठीक है। इसीलिए यहाँ पहले ही परिभाषित कर दिया जाता है कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं बोर्ड का क्या अभिप्राय है, यानी कि क्या मतलब है, व्हाट डस बोर्ड मीन्स। तो नीचे ऑप्शन में देखेंगे तो वहां पर ऑप्शन में आपके पास दोनों इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे,
अब इसने बता रखा है सेंट्रल बोर्ड क्या है। सेंट्रल बोर्ड मतलब, सेंट्रल बोर्ड को कैसे परिभाषित किया होगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, मेंबर्स से क्या मतलब है, मेंबर्स मीन अ मेंबर ऑफ अ बोर्ड एंड इंक्लूड द चेयरमैन ऑल्सो, यानी कि जो भी बोर्ड के जो सदस्य होंगे और यानी कि जो भी जितने भी मेंबर्स होंगे प्लस जो उसका चेयरमैन होगा, वो सब किसकी कैटेगरी में आएंगे, मेंबर्स। क्योंकि आप क्या समझते हैं, जैसे मेंबर एक आदमी साधारण क्या लिख देता है, मेंबर और चेयरमैन, परंतु यहां पर क्या कहा जा रहा है कि अगर आप जो भी शब्द मेंबर आएगा तो मेंबर के अंतर्गत मेंबर तो आएंगे ही, बोर्ड के मेंबर्स तो आएंगे ही, पर चेयरमैन भी आ जाएंगे। तो चेयरमैन भी मेंबर्स के अंदर ही आएंगे। अगर हम मेंबर ऑफ द बोर्ड्स कहेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें चेयरमैन भी आएगा, ठीक है। अब इसमें ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर को भी परिभाषित किया है। ऑक्यूपायर मतलब क्या है, इन रिलेशन टू एनी फैक्ट्री और प्रेमाइसेस मीन्स द पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री और द प्रेमाइसेस। मतलब इसमें क्या है, ऑक्यूपायर मतलब किसी ने ऑक्यूपाई कर रखा है। जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री का जो ओनर होगा उससे ऑक्यूपायर कहेंगे ना, क्योंकि उसने ऑक्यूपाई कर रखा है। क्योंकि देखिए क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि मानते हैं कोई फैक्ट्री है, उसका कोई गंदा पानी किसी नदी में जा रहा है। एक उदाहरण लेते हैं, काल्पनिक उदाहरण है, इमेजिनरी है। मानते हैं कि हरिद्वार में एक फैक्ट्री है, उसका गंदा पानी कहाँ जा रहा है, गंगा में। तो गंगा को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है ना, पोल्यूटेंट के द्वारा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, वाटर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो उसमें क्या होगा कि किस पे केस किया जाएगा, ऑक्यूपायर पे। ऑक्यूपायर कौन होगा, जो उस फैक्ट्री का ओनर होगा, ठीक है, ये बात है। यानी कि उसका कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन होना चाहिए उस सब्सटेंस से, ठीक है। तो यानी कि पर्सन इन पोजीशन जो होगा, यानी कि जो मालिक है, उसको हम टेक्निकली क्या कहेंगे यहाँ पर, ऑक्यूपायर। तो यानी कि कहीं पर भी शब्द आएगा ऑक्यूपायर इस अधिनियम के अंतर्गत, तो हम समझ जाएंगे ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि उसका कुछ ना कुछ संबंध है इस प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ऑक्यूपायर के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। अब है आउटलेट। आउटलेट को कैसे परिभाषित किया है, इंक्लूड एनी कंड्यूट पाइप। कंड्यूट पाइप या चैनल आपने देखा ही होगा, जैसे फैक्ट्रीज होती हैं उसके जो बड़े बड़े उसमें पाइप लगे होते हैं और उसमें से उसका जो अंदर का जो पानी होता है, जो केमिकल के साथ जो पानी, काला पानी, इस तरह का पानी जो निकलता है फैक्ट्री से, वो एक पाइप से निकलता है, ठीक है। और वो पाइप से निकल के कितनी बार देखा जाता है, वो ओपन जो नदी बह रही होती है, साफ नदी, वहां वो गिरता है, ठीक है। उसी को हम आउटलेट कहते हैं, यानी कि फैक्ट्री से निकलने वाला जो पानी है, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्या, आउटलेट। इसमें आपका क्या आ सकता है, कैरिंग सुएजेस आ सकता है, जो गंदा पानी होता है, जो टॉयलेट का गंदा पानी होता है, ठीक है। ट्रेड इफ्लुएंट, इफ्लुएंट मतलब वही गंदगी होती है लिक्विड फॉर्म में, और ये कहीं ना कहीं लाइकली टू कॉज पोल्यूशन। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, लाइकली टू कॉज पोल्यूशन, लाइक टू कॉज पोल्यूशन भी तो लिख सकते थे। लाइकली का मतलब होता है कि ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज के लिए पहले ही ये नॉर्म्स होते हैं कि वो अपना जो गंदा पानी है, यानी कि जो वो लोग केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ उन्होंने कुछ ऐसा समाधान करना होता है कि वो जो केमिकल है उनका वो न्यूट्रलाइज हो जाए और वो पानी बाहर निकालें, बाहर फेंकें, और वो पानी पहले ही टेस्टेड हो। यानी कि अगर वो किसी नदी में गिर रहा है तो पानी क्या होना चाहिए, वो प्रदूषित नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी टेस्टिंग होती रहती है। तो लाइकली को यहां इसलिए जोड़ा गया है कि अगर ये पाया जाता है, जैसे ये पानी जो गिर रहा है फैक्ट्री से बाहर नदी में, अगर वो पानी प्रदूषित पाया जाता है तब जाकर केस चलेगा, अदरवाइज क्या है, केस नहीं चलेगा, केस नहीं चलेगा। वरना अगर फैक्ट्रीज से हम कह दें कि तुम अपना जो गंदा पानी है, यानी कि जो पानी है आपका, वो आप बाहर एग्जिट नहीं करोगे, तो फैक्ट्री कैसे पनपेंगी फिर, ठीक है, क्योंकि हमें फैक्ट्री भी तो जरूरी है। तो इसीलिए ये ध्यान दिया जाता है, लाइकली टू कॉज पोल्यूशन। अगर वो पॉल्यूशन करेंगे तब वो अपराधी है, अगर पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, मेजरमेंट अपना रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं अपने पॉल्यूशन को, तो फिर उसमें केस नहीं बनता है, राइट। तो ये है आपका आउटलेट। अब हम देखेंगे पॉल्यूशन को भी परिभाषित कर रखा है यहाँ पर। पॉल्यूशन का क्या मतलब है, मीन्स सच कंटामिनेशन ऑफ वाटर और सच ऑल्टरेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर और सच डिस्चार्ज ऑफ एनी सीवेज और ट्रेड इफ्लुएंट ऑफ एनी अदर लिक्विड गैसेस। अब देखिए पॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या बता रखा है, यहाँ पर पॉल्यूशन का मतलब लिक्विड पॉल्यूशन बता रखा है, मतलब जो सीवेज का पानी होता है, या तुम आउटलेट कर रहे हो, ठीक है, या आपका जो गंदा मंदा पानी जो फैक्ट्री का है, चाहे वो टॉयलेट का ही पानी क्यों ना, वो बाहर आ रहा है, वो इस पॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। परंतु यहाँ पर एक ट्विस्ट क्या है, जो गैसियस है, गैसियस मतलब गैस आप जानते ही हैं, और जो सॉलिड है वो भी इस डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। क्योंकि जैसे वाटर
एक्ट से हमें ये वाटर एक्ट 1974 से हमें क्या पता चल रहा है कि ये ज्यादातर पानी का प्रदूषण की ही बात कर रहा है, परंतु यहां पर साफ बता दिया है कि पॉल्यूशन में आपका गैसियस भी आएगा और सॉलिड भी आएगा। अगर आप कोई गैसियस या सॉलिड जो सब्सटेंसेस हैं उनको अगर पानी में अगर उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप उसे मिक्सअप कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा, लिक्विड, सॉलिड या गैस को आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी साफ पानी में मिक्स कर रहे हो और जिस कारण वो क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है, तो वो किस परिभाषा में आएगा, पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन में आपके तीनों स्टेज मिल रही हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। पब्लिक हेल्थ के लिए हार्मफुल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर पब्लिक हेल्थ ही नहीं है, एनिमल भी आ रहा है, एनिमल और प्लांट। ये भी देखिए, पॉल्यूशन में केवल मानव को ही नहीं जोड़ा है कि पॉल्यूशन मानव के लिए नहीं भैया, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, अगर उनको भी दिक्कत है, उनकी लाइफ को भी खतरा है, तो भी ये पॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, तो देखिए पॉल्यूशन को कितना बढ़िया परिभाषित किया इन्होंने। ठीक है, पॉल्यूशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस भी आ रहा है और उसमें हेल्थ सिर्फ आदमियों की नहीं है, ह्यूमन बींग्स की नहीं है, उसमें एनिमल की भी है और किसकी है, प्लांट की भी। राइट, आगे देखते हैं प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड का क्या मतलब होगा, जो भी हमें प्रेस्क्राइब्ड शब्द दिखेगा, मींस प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। यानी कि प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होगा जो भी यहां पर सुझाव दिए गए हैं इस एक्ट के माध्यम से। ये जो एक्ट है, जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं 1974, इसमें जो भी बातें की गई हैं वो क्या है, एक प्रिस्क्रिप्शन तो है कि आपने ऐसा नहीं करना है, ऐसा करोगे तो ये आपको ये दिक्कत हो जाएगी, आपकी हेल्थ को दिक्कत हो जाएगी, जो हमारा एनवायरमेंट है उसको दिक्कत हो जाएगी। तो ये प्रिस्क्रिप्शन है। राइट, प्रेस्क्रिप्शन बेसिकली डिस्क्रिप्शन से अलग कैसे है, एक होता है प्रेस्क्रिप्शन, एक होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, आप खाली जैसे कोई सामने है उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, उसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जैसे कोई अगर आप कोई दवाई खरीद रहे हैं तो उसमें कितना मैग्नीशियम है, कितना उसमें पोटेशियम है, कितना उसमें विटामिन बी है, ये जो उसमें आगे लिखा होता है ना 50 mg, इस तरह का ये उसका डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपकी डोसेज तय करती है। ठीक है, परंतु प्रिस्क्रिप्शन मतलब होता है कि जिस सिचुएशन में जो सबसे सही विकल्प होता है उसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रिस्क्राइब यानी कि किसी चीज को जो बिगड़ रहा है, जो दूषित हो रहा है, जो पॉल्यूटेड हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं सही करा जाता है, तो किसके द्वारा, प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है। तो प्रिस्क्रिप्शन जितने भी इसमें नियम दिए गए हैं वो डिस्क्रिप्शन नहीं होंगे, डी फॉर डॉग, वो डिस्क्रिप्शन नहीं होंगे, वो प्रिस्क्रिप्शन होंगे। और इसमें आपको जी दिखेगा, जी है आपका सीवेज एफ्लुएंट। सीवेज एफ्लुएंट आप अच्छी तरह जानते हैं, जो गटर का जो जितना भी वेस्ट होता है जो बाहर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सीवेज एफ्लुएंट। ये बात आपने याद रखनी है। राइट, तो देखिए इतना हमने पढ़ा है और इतनी डेफिनेशंस आपने याद रखनी है और मैंने कोशिश करी है इसको एक बैकग्राउंड से आपको समझाने की। आइए बात करते हैं एक प्रमोशन की। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास टेस्ट सीरीज जो है वो गोयला क्लासेस की तरफ से आपको ऑफर की जा रही है, जो मात्र आपको केवल 999 की पड़ेगी। और टेस्ट सीरीज जरूर लेनी चाहिए, उससे आपको पता चलता है आप कहाँ स्टैंड करते हैं। राइट, और यहीं पर जो जितना भी आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड जितने भी प्रीमियम लेक्चर्स हैं वो आपको दिए जा रहे हैं मात्र 9,999, जिसमें आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर अप किया जाएगा और ऐसे बायलैंग्वेज में कवर किया जाएगा, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक इतिहास, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे बायलैंग्वेज में कवर किया जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए आपके जो दोनों एक्ट हैं, वाटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट 1981, वो आपको बहुत जल्द पढ़ाया जाएगा। और आप जानते ही हैं वाटर एक्ट 1974 आज से शुरू हो गया है और इस तरह से आपकी पूरी तैयारी हमारी तरफ से करवाई जाएगी। और जो कोर्स आपको 9,999 का पड़ रहा था, अगर उसमें एक स्पेशल ऑफर आया हुआ है जिसमें आपने कोड फर्स्ट 50 इस्तेमाल करना है, और जो भी हमारे पहले 50 स्टूडेंट होंगे उनको ये 50% इसमें ऑफ मिलेगा। यानी कि जो कोर्स 9,999 का है वो मात्र आपको पड़ेगा 4,999। राइट, और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। राइट, और यहाँ पर आप देखेंगे हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें हम डेली अपडेट्स देते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और अपने आप को अप टू डेट रखना है। राइट, और यहाँ पर ये नंबर है, आप कभी भी इसमें फोन कर सकते हैं, 24/7 ये अवेलेबल है और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आपकी सॉल्व की जाएंगी। राइट, तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।